से अधिक यदि वायु में हो तो वह क्या बनाएगा, वह क्या कहलाएगा, प्रदूषण, पॉल्यूशन। तो व्हाट आर सम पॉल्यूटेंट्स, सम पॉल्यूटेंट्स, कुछ प्रमुख प्रदूषक कौन कौन से हैं, कुछ प्रमुख। हमने अभी देखा, स्रोत को देख लिया, कारण देख लिया कि कौन कौन से निकलते हैं। अब वो पर्टिकुलर प्रदूषक कौन से, पॉल्यूटेंट्स कौन है, व्हाट आर देयर नेम्स, कुछ प्रमुख पॉल्यूटेंट्स कौन है। I can't discuss all of them, but we can discuss some of them. कुछ प्रमुख जो हैं, मेन पॉल्यूटेंट्स जो हैं, इनके बारे में चर्चा की जा सकती है, चर्चा की जा सकती है। What is the main pollutant? Main pollutant I have discussed, already discussed about the कणीय पदार्थ, particulate matter. I have already discussed about. Second one is carbon monoxide. कार्बन मोनोऑक्साइड, आप सिंबल के रूप में एग्जाम में नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिख देते हैं, इसका कतई मतलब नहीं होगा। अब जब भी लिखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड लिखेंगे, आपकी इच्छा हो तो ब्रैकेट में CO डाल दीजिए, लेकिन वी हैव नॉट राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म। तीसरा है सल्फर, सल्फर के ऑक्साइड्स, हाउ मेनी सल्फर के ऑक्साइड, जिससे पूछेंगे वही बताइएगा। हाँ हामी जी, सल्फर के ऑक्साइड कितने होते हैं जो पोल्यूटेंट्स के रूप में काम करते हैं। सरेंडर, दो, व्हाट आर दो, बिल्कुल सही है, दो होते हैं। चलिए बताइए ना, सल्फर के ऑक्साइड्स मुख्य रूप से दो हैं जो प्रदूषक की तरह काम करते हैं। व्हाट आर दोज, कौन कौन हैं, कौन कौन हैं सुजीति, व्हाट आर दोज। जी, कौन कौन से हैं, छोड़िए लिखना, छोड़िए वो हमको पता है, बात पता है, हम नहीं ध्यान दे रहे हैं, हम लिख रहे हैं, बच्चा तय करता है, समझ रहे हैं। अभी तो कई बार चर्चा किए हुए हैं, कई बार अब तक चर्चा किए हुए हैं। सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर मोनोऑक्साइड, वाह वेरी गुड। मोनोऑक्साइड सुनी है सल्फर का, कहीं होता है? नहीं सर, नहीं होगा, कहाँ से तुम पढ़ के आई है, कौन यूनिवर्सिटी से? लगता है इंडिया से बाहर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ गई है। हम दिखा देते हैं ना सर, बना के मोनोऑक्साइड भी बना। सल्फर डाइऑक्साइड, आई हैव टॉक्ड टाइम एंड अगेन अबाउट द सल्फर डाइऑक्साइड, अभी भी 5 बार नाम लिए होंगे। सल्फर डाइऑक्साइड, जी 5 बार नाम लिए हैं। कहाँ रहते हैं? sulfur dioxide and sulfur trioxide. There are two main oxides of, these are two which are act as pollutants. I have written sulfur के oxides. इसी तरह नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रमुख रूप से NO and NO2, प्रमुख रूप से mainly NO and NO2. There are some other oxides too. Nitrogen has not only 2 oxides. क्या कहते हैं उसको? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं कि भूल गए।
What? लिथियम क्या? में कुछ होता है। हैं? क्या क्या होता है फॉर्मूला? N2O, कुछ दूसरे नाम से भी वो जाना जाता है। Another famous name of nitrous oxide, laughing gas. ओजोन, सेकेंडरी पोल्यूशन। हाँ सेकेंडरी पोल्यूशन। 6 लेड, सीसा, सीसा लेड, अमोनिया, अमोनिया, पेटकॉक, पेटकॉक, PET, KOTE, KOTE, कॉक, कॉक मीन्स मुर्गा वाला कॉक नहीं, कॉक मतलब कोयला, COTE, कोक, फर्नेस ऑयल, फर्नेस ऑयल, पेटकॉक इज द सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन है। यस, पेटकॉक, पेटकॉक। To me write the name of कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ये नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड? सीमा जी, सर कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हैं कि मिटाना पड़ेगा? देख लीजिए, मिटाने में कुछ नहीं लगेगा, ऐसे करके नहीं सर, लिख तो सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट है, एयर पोल्यूटेंट है कि ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस के साथ एयर पोल्यूटेंट भी है ये। आर यू श्योर? हाँ हैं? हाँ, यस, इट इज बोथ पोल्यूटेंट एज वेल एज ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, देयर सम कितना लिस्ट लंबा हो जाएगा। देयर आर द मेन पोल्यूटेंट्स, कुछ ही नहीं। कणीय पदार्थ, I have told about the कणीय पदार्थ, particulate matter, what is particulate matter? सुजीति, what is particulate matter? It may be solid, it may be liquid, it may be in the form of solution, it may be in the form of suspension. सस्पेंशन यानी निलंबित अवस्था में हो सकता है, ज्वलनशील अवस्था में भी हो सकता है, यह ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है। यह प्राथमिक पोल्यूटेंट हो सकता है, द्वितीयक पोल्यूटेंट हो सकता है। प्राथमिक पोल्यूटेंट हो सकता है एंड द्वितीयक सेकेंडरी पोल्यूटेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट दोनों हो सकता है। यदि वो सीधे कार्बन के कण के रूप में निकलेगा तो प्राथमिक पोल्यूटेंट होगा, धूल के कण के रूप में है प्राथमिक पोल्यूटेंट है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स जटिल कार्बनिक कंपाउंड बनाएगा। जटिल कार्बनिक कंपाउंड जब बनाएगा देन इट विल बिकम सेकेंडरी पोल्यूटेंट। जटिल कार्बनिक कंपाउंड जब यह प्रायः बनाता है देन इट बिकम सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो यह दोनों हो सकता है। हमने इसके बारे में बताया था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर अकॉर्डिंग टू साइज, डायमीटर अकॉर्डिंग टू डायमीटर ऑफ दैट वेरी पार्टिकल। देयर आर 2 टाइप्स particulate matter 2.5 which diameter is up to 2.5 micron, and second one I have told about that is 2.10 PM10 which diameter is above 2.5 and up to 10 micrometer.
हमने कहा जो यह ऐसे हैं जिसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, नेकेड वी कांट सी इट बाय नेकेड आई। इसको अच्छी तरह से देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, विशेषकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इसके पदार्थ कभी कभी खुले आंखों से भी दिख जाते हैं, खुले आंखों से भी दिख जाते हैं, कैन बी सीन बाय नेकेड आई, नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं, आंखों से देखे जा सकते हैं। यह मुख्य रूप से सेकेंडरी, यह वाहनों से, यह जो निकलता है वाहनों से, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 वाहनों के परिचालन से, वाहनों के परिचालन से, वाहनों के चलने से, यानी ऑटोमोबाइल्स, कोयला के जलने से, औद्योगिक इकाइयों से, औद्योगिक इकाइयों से, या पार्टिकुलेट मैटर 10 मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र से, धूलकणों के द्वारा, गाड़ियों के चलने से, सड़क पे चलने से, खनन के द्वारा, खुले में पराली जलाने से, खुले में पराली जलाने से, फॉरेस्ट फायर से, what are the sources of particulate matter 10, PM10? These are the sources of particulate matter 10. So from where it originates, कहां से वह निकलता है? These are the sources. Second one is carbon monoxide. This is the main pollutant. Carbon is the main pollutant, air pollutant. This is the main air pollutant. Most important air pollutant of them. Those 10 I have talked about. The most important of them is particulate matter. Second one is carbon monoxide. कार्बन मोनोऑक्साइड का इमिशन तब होता है, उत्सर्जन तब होता है जब कार्बनिक ईंधन, यानी ईंधन, कार्बनिक पदार्थ, मे बी हाइड्रोकार्बन, मे बी नॉन हाइड्रोकार्बन, बट इट मस्ट बी कार्बनिक फ्यूल। कार्बनिक ईंधन, कार्बनिक ईंधनों के अपूर्ण दहन से, अपूर्ण दहन से, यानी सिंपल फॉर्मूला इज when ईंधन, you can write here like that, ईंधन प्लस ऑक्सीजन, that is called दहन, it emits दहन, that is अपूर्ण दहन, you write here अपूर्ण दहन, यानी ठीक से नहीं जला, incomplete combustion, then it will lead to carbon monoxide and little amount of heat also, कम ऊष्मा, you can't write here C plus O2, CO, no, this is not allowed.
I will write in this format. ईंधन, कार्बनिक ईंधन प्लस ऑक्सीजन, यदि हम इनकम्प्लीट कंबशन हुआ, इनकम्प्लीट कंबशन के केस में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। व्हाट आर द काउजेज ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन? इनकम्प्लीट कंबशन क्यों हो सकता है? यह मुख्य रूप से जो निकलते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, ऑटोमोबाइल गाड़ियों वाहनों से यह निकलते हैं। इसमें आंतरिक दहन होता है, आंतरिक दहन। इंटरनल कंबशन, इसके इंजनों में चलते आंतरिक दहन की क्रिया होगी, और आंतरिक दहन की क्रिया यदि पूर्ण नहीं हुई, यानी ठीक से वह ईंधन नहीं जला, चाहे आप डीजल जला रहे हैं, पेट्रोल जला रहे हैं, कुछ और जला रहे हैं, यदि वो सही से नहीं जला। अब सही से नहीं जलने के कई कारण हो सकते हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई सही से नहीं होती होगी, इंजन में कोई खराबी होगी, प्रॉपर मात्रा में नहीं आप निकाले होंगे, जितना ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है उससे ज्यादा आप निकाल दिए हैं, इट मे बी वन ऑफ द काउज, होगा ना। इन सभी केसेस में यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा जब वायु में मोर देन 100 ppm होगा, पार्ट्स पर मिलियन, 100 ppm से ज्यादा, 100 ppm का मतलब हुआ पार्ट्स पर मिलियन, 10 लाख में एक, 10 लाख में एक। यदि 100 ppm से अधिक होगा तो कई सारे रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने लगते हैं, और यदि इसकी मात्रा अधिक बढ़ गई, मोर देन 1000 ppm हो गया, यानी 10 गुना यदि बढ़ गया, ऐसी हवा में सांस लेने से यू बिकेम अनकॉन्शियस, आप अचेत हो सकते हैं, आप अचेत हो सकते हैं, अनकॉन्शियस हो सकते हैं। यदि 4 घंटा से अधिक आप इस प्रकार के वायु में सांस ले लिए, तब आप जय सिया राम, राम राम शब्द हो सकता है आपका, यानी मौतें हो सकती है। इफ यू एक्सपोज मोर देन 4 hours in such air which has more than 1000 ppm of carbon monoxide may lead to your death. AQI सर वही दिखा रहा है, वही दिखाता है। अब आई एम टॉक अबाउट इस टॉपिक के बाद AQI कर दिया। सर पर्यावरणीय कारण में बिजली का चमकना भी हो सकता है। It may be there so several times. It may be one of the causes. तो celestial body It may be God. It may be वो celestial body जो उल्का पास होता है, it may be one of the source of that. इतना ही नहीं है, 10 नहीं है, बहुत सारे ये लिस्ट। But I have talked about the major pollutants. वो नहीं बोले प्राकृतिक हम समझ गए हैं आप कहाँ गई हैं, वो हम भी समझ गए हैं। इन कितने कारणों को 4-5 एक्चुअली दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, यू हैव टू एम्फसाइज इन एग्जामिनेशन ऑन एंथ्रोपोजेनिक काउज। आप उस पर बहुत ज्यादा बल नहीं देंगी, हमने वैसे ही आपके आंसर में थोड़ा सा डाइवर्सिटी पैदा करने के लिए उसको डाला है, नॉट मच इम्पोर्टेंट। अब छोड़ के भी लेंगे तो बहुत घाटा नहीं रहेगा, समय का यदि अभाव हो एग्जामिनेशन में वो कर सकते हैं। तो आप रिसर्च नहीं करने लगे फिर उसको, तो वो छूट गया, वो सारी चीज छूट गया।
ये करता क्या है, व्हाई वी इट लेड टू डेथ, हमने कहा कि इतना हो जाएगा तो आपका डेथ हो सकता है। व्हेन यू एक्सपोज मोर देन 1000 ppm, मोर देन 4 आवर यू मे लीड टू डेथ। एंजाइम को ब्रेक कर देता है। नो, मेन काउज इज हियर, व्हाट इज हैपनिंग हियर, यदि वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी तो आप सांस के द्वारा उसको अधिक लीजिएगा और उसकी इमीडिएट बॉन्डिंग हो जाती है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, इमीडिएट हीमोग्लोबिन, बिकॉज हीमोग्लोबिन हैज मोर एफिनिटी टुवर्ड्स CO देन O2, मोर एफिनिटी, ठीक है। इसके कारण वह तुरंत बॉन्डिंग बना देता है और उसको बना देता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। अब समझ लीजिए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज मच मोर स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये भी समझ लीजिए। ऑक्सी हीमोग्लोबिन की अपेक्षा जो ऑक्सीजन के मिलने से बनेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है, यानी वो लंबे समय तक आपकी रक्त वाहिकाओं में टिका रहेगा। कोशिका के पास जाकर के छोड़ देना चाहिए ना, ऐसा ही ना होता है। कोशिका के पास, सेल के पास जैसे ही यह जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो क्या करना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को क्या हो रिलीज कर देगा, सेल के अंदर रिलीज कर देगा, यही होना चाहिए। हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, अब फ्रेश एयर से लेकर के फ्रेश ऑक्सीजन आएगा। लेकिन यहां पर चूंकि इट इज मोर स्टेबल, यह अधिक स्थिर कंपाउंड है, यह आसानी से नहीं टूटता है, तो लंबे समय तक आपके रक्त वाहिकाओं में बना रह जाता है। इसके कारण दिक्कत ये आती है, जो ऑक्सीजन जाना चाहिए वो ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, क्योंकि यह रिलीज हो जाता है, जाकर के टूट जाता था, फिर हीमोग्लोबिन आता था, फिर ऑक्सीजन लेकर के जाता, इट इज मेकिंग वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, होगा ना। तो वह इतना स्थिर कंपाउंड बन गया है कि जल्दी टूटता नहीं है। वो आप लाइक दिस, आप ज्यादा खींचना चाहिएगा, हवा खींचिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है आपके। जब भी ऐसा होता है दैट मीन्स जो आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जितना डिमांड आपका बॉडी कर रहा है उतना ऑक्सीजन आप सप्लाई, तभी आप सांस लेना जो डोज पे ऐसा फूलने लगता है, क्योंकि लंबे समय तक लेंगे तो सांस फूलने लगते हैं। इसके कारण भी अधिक देर तक लगेगा तो किसी को दम घुटना पड़ता है। ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है और आप ऐसे वायुमंडल में सांस ले रहे हैं लंबे समय से, क्या होगा, दम घुटेगा। अब तो खैर कम होता है, पहले ये सुनने में आता था, जाड़े के मौसम में दिया जला के, केरोसिन तेल वाला दिया जलाकर यदि घरों में आप सो जाते हैं तो कई बार ऐसा देखा गया है आदमी की सुबह तक मौतें हो जाती। यस यस, इधर भी तो बरसी क्या बोलते हैं उसको, बट वहां भी होता, लेकिन वहां भी वही बात हो रही थी। यदि वो जला करके आप जाड़े के मौसम में जला करके छोड़ के दीजिएगा और आप उसी घर में सो जाइएगा उसी रूम में, तो सुबह तक जाते जाते मौत होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि दम घुटता है, आपको शरीर को ऑक्सीजन मिलता नहीं है। ये सब चीजें मिल के जा करके आपके सोए हुए में ही काम तमाम कर देता है। दम घुटने से ऐसे केसेस में होते हैं। So this is the basic cause. It led to several health problem, and more problems are respiratory related. श्वसन संबंधी रोग इसके कारण अधिक होते हैं। श्वसन संबंधी रोग, रेस्पिरेटरी डिजीजेज होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड युक्त हवाओं में या प्रदूषित वायु में लंबे समय तक सांस लेने से, श्वसन संबंधी रोग हो सकते हैं। फेफड़ा वह ऊपरी श्वसन प्रणाली, श्वास नली, फेफड़ा वो श्वास नली, विंड पाइप, क्या होता है फेफड़ा का स्मॉलेस्ट यूनिट, सीमन
lungs, नेफ्रॉन electron, नेफ्रॉन nephron. नहीं नहीं, वो किडनी का होता है, किडनी का नेफ्रॉन दोनों होता तो है, एकदम शिक्षक मार। मस्तिष्क का न्यूरॉन होता है, किडनी का नेफ्रॉन होता है। हमें पता ही नहीं था सर। किसी ने सर एक बार इंग्लिश बोली फिर से। इंग्लिश हाँ लंग्स लंग्स का कितना बड़का टर्म हो गया, नहीं सर कितना बड़का टर्म, बड़का ब्रोंकियोल्स होगा। क्या होता है? अल्वियोलाई का नाम सुना? अल्वियोलाई का तो भाई तो फुफ्फुस नलिका वाली भाषा है। फुफ्फुस नलिका हिंदी में क्या पल्मोनरी वो पल्मोनरी होता है। वो फुफ्फुस नलिका इन पल्मोनरी वेन, वेन यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट वेन। ठीक है, चलिए छोड़िए। ठीक है, ये समस्याएं होती हैं फेफड़ा एंड ऊपरी श्वास नली। ठीक है, वी डिफाइन सल्फर के ऑक्साइड, हमने कहा सल्फर के ऑक्साइड्स, हाँ ये निकलेंगे कहां से, उत्सर्जन कहां कहां हुआ हमने बता दिया, ईंधनों के जलने से, कोयला के जलने से, जहां भी होगा जिस भी पदार्थ के जलने से, यानी कार्बनिक कंपाउंड के जलने से, हाइड्रोकार्बन के जलने से, तेल के जलने से, डीजल के जलने से, पेट्रोल, जो भी अपूर्ण दहन होगा किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का, कार्बनिक ईंधन का दहन होगा तो क्या निकलेगा, निकलने के चांस रहते हैं कम हो जाते कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जितना ही निकलेगा उतनी ही हीट की मात्रा कम हो जाएगी, यानी there is no efficient combustion, efficient burning, the fuel is not efficiently burned, that led to emission of large amount of carbon monoxide. ठीक है, next one is sulfur dioxide. Sulfur dioxide, there are two types of oligonucleotide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. इसके भी स्रोत वही हैं, मुख्य रूप से यह पेट्रोलियम पदार्थों के जलने से सर्वाधिक यह मात्रा निकलता है वाहनों के चलने से, वाहनों के परिचालन से, क्योंकि वहां पर गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल जैसे पदार्थ जलते हैं, वाहनों के परिचालन से सबसे अधिक, यह वाहनों के परिचालन से निकलते हैं सबसे अधिक, शहरों में यह प्रदूषण अधिक मात्रा में होती है। तेल में मिले हुए सल्फर, तेल में सल्फर मिला हुआ रहता है ना, प्राकृतिक रूप से कितना भी फिल्टर कर देते हैं तो कुछ ना कुछ अंश आता है। जैसे ही दहन होने गया हुआ तेल, वैसे ही सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर के सल्फर के ऑक्साइड बना देते हैं। तो इसके पॉल्यूशन का कारण पेट्रोलियम पदार्थ, तेल शोधन कारखाने, तेल शोधन संयंत्र, वहां भी ये होगा तेल शोधन संयंत्र, because it has large amount of sulfur, इवन कार्बन के कोयला के जलने से वहां से भी निकलते हैं, कोयला में भी सल्फर की मात्रा रहती है। यह प्रगलक उद्योग, धातु प्रगलन को, गलने को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, धातु के अयस्कों के प्रगलन, स्मेल्टिंग, प्रगलन उद्योगों से
जैसे कॉपर के सल्फाइड से क्या निकलते हैं, कॉपर निकालते हैं ना, लेकिन सल्फर जो बनेगा वो क्या बना देता है, सल्फर का ऑक्साइड बना सकता है। इसी तरह FeS निकालेगा, तो ये सब कौन सा इंडस्ट्री में आ जाएंगे, प्रगलन उद्योग। यहाँ पर अयस्कों का, इनके अयस्कों का क्या गलाया जाता है, इनके गलाने से सल्फर के ऑक्साइड्स निकलते हैं। तो इनके जो स्रोत हैं, सबसे बड़े स्रोत हैं वाहन के जलाने, कोयला के जलाने, उसके बाद प्रगलन उद्योग, धातु प्रगलन उद्योग। यह प्राइमरी तथा सेकेंडरी पोल्यूटेंट दोनों बनाते हैं, प्राइमरी तथा सेकेंडरी पोल्यूटेंट दोनों बनाते हैं। ये दोनों ही प्रकार के एसिड सल्फ्यूरस एंड सल्फ्यूरिक एसिड या अम्लीय वर्षा के लिए भी जिम्मेदार। यदि वायु में इस प्रकार का प्रदूषण होगा तो वैसे केसे में अम्लीय वर्षा के चांस अधिक बढ़ते हैं। अम्लीय वर्षा क्यों? क्योंकि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, दोनों सल्फ्यूरस अम्ल एंड सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों ही बनेंगे, और इन दोनों के कारण जो वर्षा होगी वह अम्लीय वर्षा होगी। यहाँ पर होता ये है, जो जैसे ही SO2 प्लस H2O तो क्या बना देता है, क्या बनेगा, H2SO3 होगा, बैलेंस करेंगे H2SO4। तो इस कारण से यह जो कारण बना, जैसे ही यह सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड, यदि यह सल्फर ट्राइऑक्साइड है तो क्या बनाएगा, H2SO4, यही ना बनेगा, यही बनेगा, यही ना केमिकल रिएक्शन है। नीड नॉट टू बी राइट इन एग्जामिनेशन, ये समझाने के लिए ट्राई है। यानी अम्लीय वर्षा इसके कारण होता है और कई स्रोतों से निकलते हैं, जिसके कारण भी स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे होते हैं। हृदय रोग होने का खतरा रहता है, श्वसन संबंधी रोग होते हैं, आंखों में जलन होते हैं। इस प्रदूषण के कारण आंखों में, गलों में जलन की समस्या आती है, इरिटेशन होता है, इरिटेशन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी सल्फर के ऑक्साइड की तरह ही, बल्कि उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। यह दो ऑक्साइड जो विशेष रूप से खतरनाक है, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना? नहीं तो हमारे मुंह की देखी हम नाइट्रिक और नाइट्रस पर 2HNO3 पर गए, 2HNO3 पर गए, मतलब पढ़ा नहीं है ठीक से। ना ये दोनों, ये ऑक्साइड्स या प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जैसे PAN पर ऑक्सी एसिटाइल क्या नाइट्रेट, पर ऑक्सी
Peroxy acetyl nitrate PAN. PAN is not a number, but PAN is a chemical. It is a complex compound. PAN is a complex carbonic compound, organic compound. PAN. It is secondary pollutant. यह secondary pollutant है. Peroxy acetyl nitrate. यह बनते हैं तब जब मुख्य रूप से नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन के नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे ही H2O से करेंगे तब क्या बनाएंगे, ये H2NO3 बनाएंगे, नाइट्रिक अम्ल नाइट्रिक एसिड बनेगा। अब देखिए अब क्या होता है, एक चीज और होती है, जैसे ही नाइट्रो और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स NO2 और NO जैसे ही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट में फोटो केमिकल रिएक्शन यहां पर होगा, अल्ट्रावायलेट लाइट की उपस्थिति होगा, वैसे ही यह और टूटेंगे, फर्दर इनका विखंडन होगा और यह विखंडित होकर के बनाते हैं, विखंडित हो जाएंगे, टूट जाएंगे। कौन? हाँ, किसके उपस्थिति में? सनलाइट के ऊपर। सनलाइट में क्या होता है, फोटोन्स, फोटोन्स के कारण पर्टिकुलरली इस फ्रीक्वेंसी में, अल्ट्रावायलेट लाइट के फ्रीक्वेंसी में, अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, नहीं पची जाती है बड़ी वीडियो देखती है सर में दर्द होने लगता है, ज्यादा हो जाता है आवाज, कान में ईयरफोन तो नहीं लगा है, फोन लगाओ, अभी नहीं सुनेंगे, ये नहीं समझेंगे तो फिर हम फिर पूछेंगे कभी ना कभी क्लास में, मेरा तो काम है, आदत पुराना आदत, क्लास में पूछते हैं मैं बहुत ज़्यादा है। मेरे लिए फिर क्या होगा, तुम्हारे लिए फायदा होगा, डिवीजन होगा। Watch time and again. I will ask you now. बता दीजिए सर उसको रिएक्शन जो बता रहे हैं N2N2O। यहाँ पर एक चीज बना, जैसे ही नाइट्रोजन सिंपली जल के साथ जो यहाँ पर हो रहा था वही यहाँ पर हुआ, नाइट्रिक अम्ल बना ना, दो प्रकार का नाइट्रस एंड नाइट्रिक, HNO2 और HNO3, इसी की तरह दो होता है, नाइट्रस और नाइट्रिक, होता है कि नहीं होता है, ये तो भूल गए, सब भूल गए, एकदम स्वाहा है सब कुछ, क्या सीमा जी, स्वाहा है सब केमिस्ट्री घर पर। नाइट्रोजन के दो प्रकार के अम्ल बनते हैं, कौन कौन? नाइट्रस एंड नाइट्रिक। नाइट्रस का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, क्या होता है? केमिस्ट्री से पता है? नहीं, सही में इधर एमएड कर लिया, उधर पीजी नहीं की, इधर बीएड कर लिए ना तो एमएड में एडमिशन ले लिए, उधर तो बीएससी कर ली, तो एमएससी में एडमिशन ले ली।
डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम था मेरा, तो जब तक हम डुप्लीकेट निकलवाएं तब तक काफी टाइम क्या निकल होता है? HNO2 और HNO3 हाँ, HNO2 and HNO3, हाँ हाँ बिल्कुल, HNO2 and HNO3, यह नाइट्रस है या नाइट्रिक है? सब पीटी वाला बहुत अच्छी है, पीटी वाला में आप लोग पढ़ते हो। अब यह अम्ल बनेगा तो इसका मतलब क्या होगा? अम्लीय अवस्था का कारण होगा, एसिडिक रेन का कारण होगा। अब दूसरा हम दिखाए, जिसे आगे हम दिखा रहे हैं, एक चीज यह भी होती है, यदि वातावरण में नमी होगा तो यह चीज होगी। यदि नमी नहीं है, मान लीजिए केवल धूप खिला हुआ है, धूप खिला हुआ है, नमी नहीं है, यानी अल्ट्रावायलेट रेड है, फोटोन है, तब ये क्या करेगा? NO2 इसके उपस्थिति में यह टूटेगा, टूट करके बनाता है N2 यानी नाइट्रोजन गैस एंड नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट का नाम सुनिए ना? हाँ, यह खुला नग्न ऑक्सीजन है जिसकी रिएक्टिविटी हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव, हाईली अनस्टेबल होता है। नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा कब? या तब बनेगा जो अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में नाइट्रोजन के ऑक्साइड टूटेंगे, तब यह खोजता रहेगा, जो नजदीक मिला उसके जाके सट जाए तुरंत। यह नेसेंट ऑक्सीजन के इमीडिएटली उपलब्ध है, इमीडिएटली सबसे ज्यादा उपलब्ध हो जाता है। नाइट्रोजन भी होगा, नाइट्रोजन लेकिन क्या होगा? एक्टिव है, क्या है? इनर्ट है, इनर्ट है, बताएंगे नहीं? यह इनर्ट है, यहां पर नाइट्रोजन इज जस्ट लाइक इनर्ट, नॉट एक्टिव, जस्ट लाइक ए इनर्ट गैस। रिएक्टिविटी इसकी बहुत कम होती है, वायु में सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, सबसे ज्यादा वायु से खत्म हो जाता होता ना, वायु में टिका हुआ है, इसका मतलब रिएक्टिव बहुत लिस्ट रिएक्टिव है, यह स्टेबल फॉर्म है इसका। इससे ज्यादा एक्टिव कौन सा है? O2 है, यह O and O2 मिल करके O3 ओजोन बना देता है। अगला जो ओजोन बनेगा यहीं से निकल करके आएगा। यदि यह नेसेंट ऑक्सीजन अन्य कार्बनिक कंपाउंड के साथ मिलेंगे तो उसके कारण यहां पर यह और यह मिलकर के टैन बनाएंगे। टैन, यहीं पर टैन में यहां पर यह नाइट्रोजन के भी कंपाउंड होंगे, नाइट्रेट होगा, और कार्बनिक कंपाउंड होंगे। इट इज हमने कहा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, टैन लीजिए कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड, जटिल कार्बनिक कंपाउंड है। अब यह बन जाएगा तो होगा यह स्थिर कंपाउंड हो जाएगा। यह सब मिलकर के यह ओजोन, यह टैन, यह HNO3, हर एक चीज मिलकर के क्या बना देते हैं? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अभी हम कह रहे थे ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बना देते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बना देते हैं। कौन? HNO3 प्लस O2 प्लस टैन प्लस अल्डिहाइड, बहुत सारे चीज बन गए। अब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड अबाउट सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आर मोर डेंजरस देन प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। जो मोर डेंजरस है हर एक दृष्टि से, श्वास के दृष्टि से पर्टिकुलरली, ये समस्याएं बनेगी। स्रोत, ये इसका स्रोत क्या होगा? कहां से निकलेंगे ये? वही सब स्रोत होगा, वही सब सोदा कार्बन के जलने से, अर्थात कोयला के जलने से, कोयला के जलने से। औद्योगिक इकाइयों से, औद्योगिक इकाइयों से, हाँ पूछो ना, उससे पूछ रही हो हम, इंडस्ट्रियल यूनिट से। ओजोन कैसे निकलेगा? ओजोन
मुख्य रूप से यह क्या बनाते हैं, फोटोकेमिकल स्मॉग। यह जो बनाएंगे पेन, यह जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो गए, यह बनाते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग, बूंद बनाते हैं, बूंद बनाते हैं, बूंद स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग इसके कारण बनता है। औद्योगिक क्षेत्र के आसपास शहरों में औद्योगिक इकाइयां प्राय शहर के आसपास होती हैं, वहां पर फोटोकेमिकल स्मॉग ज्यादा बनता है। इसका कारण है औद्योगिक क्षेत्र से यह नाइट्रोजन निकले, नाइट्रोजन का ऑक्साइड निकले, जाड़े के दिनों में H2O उपलब्ध रहा, सनलाइट आया, इस प्रकार के स्मॉग बन जाते हैं। ओजोन तो वैसे कहां पर स्थित है, ओजोन लेयर, यह मुख्य रूप से ओजोन का स्तर, अधिक मात्रा में ओजोन समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में। लेकिन जिस ओजोन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यह पॉल्यूशन किस लेवल पर है, ट्रोपोस्फीयर का पॉल्यूशन। इस पॉल्यूशन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, दिस एयर पॉल्यूशन इज रिगार्डिंग ट्रोपोस्फीयर, यह ट्रोपोस्फीयर का पॉल्यूशन। अब ट्रोपोस्फीयर का पॉल्यूशन, तो वहां पर कैसे ऑक्सीजन ये पहुंचता है, वहां पर यह जो एक प्रक्रिया हमने बताया या अभी, वह क्या है, ओजोन निकला था, यह भी एक कारण बनेगा उपस्थिति का, यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा। यह कैसे बना, औद्योगिक पदार्थों से जो निकले औद्योगिक क्षेत्रों से, उसके फोटोकेमिकल रिएक्शन से ओजोन का निर्माण हुआ, ओजोन का निर्माण हो गया प्रकाश रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, जो अभी समझाए थे वो एक। दूसरा यह ऑटोमोबाइल के टेल पाइप, पीछे में जो लगा हुआ रहता है धुआं निकालने के लिए, उससे, कार, बस इत्यादि के टेल पाइप से निकलते हैं। ये चिमनियों से निकलते हैं, चिमनियों से। चिमनियों का अंग्रेजी में कहते हैं स्मोक स्टैक्स। स्मोक स्टैक्स पाइप लगा हुआ रहता है चिमनी के पास, उससे यह निकलता है। या जेट प्लेन से निकलते हैं, जेट प्लेन से, जेट प्लेन से निकलते हैं, वायुयान से निकलते हैं, जेट वायुयान से निकलते हैं। इनके कारण श्वसन रोग, गले में जलन, खांसी की समस्या, छाती में दर्द, एंजाइना पेन होगा, हृदय रोग तथा श्वसन संबंधी रोग, इनके कारण फेफड़े की कैपेसिटी कम हो जाएगी, लंग्स कैपेसिटी, इट विल रिड्यूस कैपेसिटी ऑफ लंग्स, फेफड़े की क्षमता कम हो जाएगी। जी, अधिक लंबे समय तक ओजोन युक्त वातावरण में वायु में सांस लेते हैं तो इसकी फेफड़े की क्षमता घट जाती है।
सीसा, लेड। खत्म करना 10 को। सीसा, सीसा मुख्य रूप से जो निकलते हैं इसके स्रोत हैं गैसोलीन के जलने से, गैसोलीन या पेट्रोल, गैसोलीन का मतलब हो गया पेट्रोल, पेट्रोल यानी कार का ईंधन, गैसोलीन के जलने से सीसायुक्त पेट्रोल इसमें जलता है। इसके अलावा धातु निष्कर्षण से, मेटल एक्सट्रैक्शन, धातु निष्कर्षण से, मेटल एक्सट्रैक्शन, विमानों के परिचालन से, एटीएफ में अभी भी यह मिला हुआ रहता है, एटीएफ एयर टरबाइन फ्यूल, एटीएफ में यह मिला हुआ रहता है विमान के चलने से। यह प्रमुख रूप से जो निकलते रहे हैं वह गैसोलीन पेट्रोल के जलने से, वाहनों में इसका उपयोग प्रमुख रूप से होता रहा। लेकिन सरकार ने 2014 इस समस्या के कारण, वायु प्रदूषण के कारण एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में, एंटी नॉकिंग के एजेंट के रूप में लेड के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया। नाउ 2014 से इसका उपयोग वर्जित है। You can't use as anti-knocking agent, lead as anti-knocking agent. It will not mix in petrol, gasoline. यानी सामान्य गाड़ियों में यह उपयोग नहीं किए जा सकते। सामान्य गाड़ियों में, आप बाइक में, कार में यह उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेड रहित पेट्रोल अब आ रहा है, ना? अब जो पेट्रोल आ रहा है वो लेड रहित पेट्रोल आ रहा है। जब से लेड रहित पेट्रोल आया है तब से लेड की मात्रा में जबरदस्त कमी आई है, वायु में लेड की मात्रा में कमी आई है। लेकिन अभी भी यह सभी क्षेत्रों में प्रतिबंधित नहीं है। जैसे रेस वाला जो कार है उसमें अभी भी इसका उपयोग अलाउड है, रेस कार। विमानों में अभी भी यह अलाउड है। किसी मशीनों में, किसी क्षेत्र में पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। किसी उपकरणों में यह अभी भी अलाउड है। प्रोपेलेंट विमान या जो विमान थे, यह प्रोपेलेंट विमानों में अभी भी अलाउड है ईंधन के रूप में। प्रणोदक विमानों में अभी भी इसका उपयोग, लेड का उपयोग किया जाता है। लेड के प्रमुख प्रदूषक होने के कारण भी भारत में विकसित एयर क्वालिटी इंडेक्स का प्रमुख प्रदूषक है सीसा। एयर क्वालिटी इंडेक्स भारत में विकसित या उपयोग किया जा रहा है वायु गुणवत्ता सूचकांक के एक प्रमुख घटक, कंपोनेंट लेड भी है। वायु में आंशिक रूप से इसकी उपस्थिति
पेंट में, घरों में उपयोग की जाए, पेंट में प्रयोग के कारण, पेंट में लेड रहता है, पेंट, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पेंट? EAINT, पेंट, कलरिंग। लेड बैटरी, आंशिक रूप से, मेजर नहीं, आंशिक रूप से, आदि में उपयोग के कारण भी है। इसके कारण तंत्रिका तंत्र वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्रमुख रूप से प्रभावित होते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी सीधे लिख सकते हैं हृदय रोग होते हैं, तंत्रिका तंत्र प्रभावित, नर्वस सिस्टम प्रभावित होते हैं।